ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस सर, इतना बड़ा अवार्ड जीता आपने। यानी कि मुझे तो पहली बार 2 बार जाके ना विकिपीडिया पे देखना पड़ा ये कौन कौन से अवार्ड हैं। मैं थोड़ा यानी कि हाँ कम। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब विकीपीडिया पे जाते रहते हैं, तो इसमें कोई तो बड़ी बात नहीं। लेकिन थैंक यू, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत सारे लोग जिन लोगों ने मुझ तक शुभकामनाएं भेजी हैं, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो इसके बहाने ही सही मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ना जब यंग लोगों की बात आती है ना रवीश जी, पीपल लुक अप टू यू अ लॉट, क्योंकि प्रॉबेबली जैसा कि आप तो खुद ही टीवी से ही चालू करें, लेकिन टीवी के इतने बड़े आलोचक हैं खुद ही कि यार ये टीवी मत देखो, बंद कर दो, कभी काला कर देते हैं। उन लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, सो वो एस्पायर करते हैं कि यार हमें शायद से रवीश जी जैसा बनना है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका तो स्ट्रगल रहा है जो काफ़ी, हमने सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देखे हैं कि आप पहले एनडीटीवी में पत्र पढ़ते थे, फिर बाद में आगे बढ़े, तो क्या उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत जिस तरह का न्यूज़ चैनल हो गए हैं, है ना, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पर बहुत सारे नए लोगों का करियर बनता, उनमें उनकी पॉसिबिलिटी आगे जाके निखरती। लेकिन मैं कहता हूँ आप उन्हीं चैनलों को एक बार आप एक्सपेरिमेंट के लिए देखिए, है ना, तो आपको पता चले आप इसमें क्या कर सकते हैं। चीखना है, चिल्लाना है, तो इसके लिए जाके आप क्यों नौकरी करेंगे, तो कुछ और कर लीजिए फिर। क्या वहाँ पे पत्रकारिता होती है, क्या वहाँ पे जर्नलिज्म का क्राफ्ट है, शूट करना, रिकॉर्ड करना, उसको एथिक्स के साथ, उसको कंपैशन के साथ एडिट करना, उसमें क्रिएटिविटी लाना, ये सब टीवी चैनल में ख़त्म हो गया है। यूट्यूब में है, नेटफ्लिक्स में है, कहीं कहीं आप देखिए कि ये सारे मेन स्ट्रिप से हट के कहीं दूसरे साइड में पार्क हो रहा है, और धीरे धीरे वो साइड या तो बड़ा होगा या समय के साथ छोटा हो जाएगा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल हैं उनमें तो कोई स्पेस नहीं है। आपको एंकर बनाया जा सकता है, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पर वही सब कुछ नहीं होता, ये यूथ को समझना चाहिए। पर एक रिपोर्टर की तरह बनने में, एक एडिटर की तरह पूरा वो उसका एस्थेटिक चला गया है। कहीं पे एस्थेटिक नहीं हो वहाँ पे आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, और जहाँ पे आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं वहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई रिपोर्ट जो आपने अपने क्रू के साथ बनाई हो, या फिर ऐसी कोई कहानी जो आपने कवर करी हो जो आपके काफ़ी करीब है, जो आपको आज तक इफेक्ट कर गई? ये आपने जिस भी नियत से पूछा है, बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है। जो स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट है ना, वो किसी भी मास मीडिया के लिए बहुत ही उसका कोर है वो। हाँ, तो स्टोरी टेलिंग में जितनी मेहनत हम लोग पहले करते थे, अब वो स्टोरी टेलिंग ख़त्म हो गई है। वो अब मैं भी उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि उसका संबंध तभी हो सकता है कि जब आप खुद जाएं ज़मीन पे और उस अपने कैरेक्टर को देखें, उसके लोकेशन को देखें और शूट करें, और फिर आप एडिट करें, तो उसका अपना एक मज़ा आता है। जैसे हम अयोध्या में शूट कर रहे थे, तो कैसे स्टोरी टेलिंग होती है कि एक साधु सोया हुआ है, साधु के आश्रम में गए हैं, और मैं चलता हुआ आ रहा हूँ और पीछे से कैमरा मुझे फॉलो कर रहा है, और कैमरा उस साधु को भी देख रहा है, और साधु बहुत एक उसकी आंखों में चमक है, उदासी भी है, चमक भी दिख रही है कि कोई आ रहा है उसके नज़दीक तक। और तभी उसके रेडियो में गाना बजता है, बेताब दिल की तमन्ना यही है ना, और बहुत सुंदर गाना है। और जब तक वो कैमरा घूम रहा होता है ना, फिर वो धीरे धीरे कैमरा बाकी और साधुओं को देखने लगता है उस गाने के बैकग्राउंड में, तो मज़ा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने का जो सुख होता था ना, लगता था वाह क्या, मतलब कोई आज एक अलग चीज़ मिली है, वो अब टीवी में दोस्त चला गया। और मैं तो बहुत हैरान हूँ कि लोग टीवी देखते क्यों हैं, उनको उसमें क्या मिल रहा है? क्या वो खुद को ख़राब होने के लिए टीवी देखते हैं? बताइए, जिस एंकर ने इतना चीखा चिल्लाया, वो अपर्णा सेन के साथ अर्नब गोस्वामी ने, काश वो ऐसा नहीं करते। वो ज़रूर अपने स्टूडेंट दिनों में जब वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज गए होंगे, तो क्या स्टाइल से अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनकी अंग्रेज़ी वैसे बहुत ही अच्छी है। हाँ। तो जब वो बोल रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि किसी की भाषा नहीं ख़राब होनी चाहिए, है ना। और तो आप इस तरह से आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक फ्रेम में अपर्णा सेन दिख रही हैं और अर्नब गोस्वामी चिल्ला रही हैं, ये लैंग्वेज तो तरीका नहीं था। और एक मुझे नहीं लगता कि ऑक्सफोर्ड से जितने लोग पढ़ के निकले हैं उनमें ये सबसे ख़राब अंग्रेज़ी स्पीकिंग का नमूना है। ऐसा कौन सा यूथ बोलना चाहेगा अगर उसको अच्छा लग भी रहा है? पॉलिटिक्स अच्छा लग सकता है, हो सकता है कि उसे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अच्छी लगे, ये लग सकता है, लेकिन क्या वो उसकी ये भाषा भी अच्छी लग रही है, बोलने का तरीका भी? तो मैं ये दुख की बात है, मुझे बहुत दुख होगा अगर उसको ये बोलने का तरीका भी अच्छा लगता है। भाषा अच्छी होनी चाहिए, आलोचना सख्त हो,
भाषा मुलायम हो। अगर भाषा में जब आप उस आक्रामकता को धीरे धीरे एकदम, हम लोग भी गुस्सा करते हैं, मैं भी कर जाता हूँ कई बार। आप गुस्सा भी करते हैं? हाँ, गुस्सा भी करता पक्का? ये डिस्कवरी रहेगी। मैं आदमी हूँ भाई, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं रोता हूँ। वो सारी मेरी सारी इंद्रियां सक्रिय हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी कोई खास डिपार्टमेंट मेरा बंद है, गुस्सा नहीं हो सकता। नहीं वो क्योंकि रवि जी क्या है ना, जब भी आपको टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी जैसे कोई ना बहुत ही सीरियस चीज भी हो जाएगी ना, तो रवि जी ना बिल्कुल ब्लैंक फेस से बोलेंगे अच्छा चलो वो तो ठीक है। यानी अगर कोई बंदा अगर आपके सामने ना तलवार लेके भी आ जाए तो लगेगा कि अभी रवि जी बस यही बोलेंगे, देखो ऐसा है थोड़ी ना, पेनी नहीं है, पेनी करके ले आओ, ऐसा लगता है। आप यही देखिए ना कि आप टीवी पे अगर गुस्सा मिसिंग नहीं है तो आप मेरा एक मेरे कैरेक्टर का एक हिस्सा नहीं जानते। और अब इतना नॉर्मल हो गया है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीवी पे मेरा गुस्सा भी देखें ताकि आप मेरे बारे में वो भी जानें। लेकिन वो मीडिया गुस्सा करने का नहीं है, पर टीवी पे मैंने भी गुस्सा किया है, और जब भी किया है मुझे अच्छा तो नहीं लगा है। मतलब कई बार आप उसके कहने का अपना अंदाज होता था। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये जो न्यूज़ चैनल के जो हमारे एंकर्स हैं, जिन पे सरकार का बड़ा हाथ रहता है और वो समझते हैं कि जीवन में सब चीज़ पा लिया है, उन्हें अपने बोलने का तरीका ढूंढना चाहिए। उनसे तो बेहतरीन हमारे बॉलीवुड के पुराने खलनायक बोला करते थे। उनका चाल देखिए कितनी अच्छी होती थी, स्टाइल देखिए वो सारे हमारे विलेन वगैरह के, है ना। हमारे विलेन कहीं ज़्यादा बेहतर बोला करते थे इन न्यूज़ एंकरों से। ये किस तरह की भाषा और आवाज़, तेवर, ये सब देखिए। अगर सोसाइटी, मैं तो यही कहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हो, ये क्यों पसंद कर रहे हो? क्या नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए घटिया टेलीविज़न पसंद करना पड़ेगा? क्या आप घटिया टेलीविज़न पसंद करते हैं इसीलिए ताकि नरेंद्र मोदी पसंद आए? ये तो उसका कोई संबंध नहीं है ना। आप नरेंद्र मोदी को पसंद करो, घटिया टेलीविजन क्यों पसंद कर रहे हो? पता है एनी पॉलिटिकल पार्टी आप पसंद कर रहे हो, बोलेंगे ना उनका अभी वही है। अरे तो ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले सकते हैं क्या? उन्हीं का नाम लेके मैं बोलूंगा। हाँ, मैं उन्हीं का नाम लेके बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप उनको पसंद करना है तो क्या ये जरूरी है कि वो घटिया टेलीविजन भी पसंद करें? वो तो साथ पैकेज है क्या कि ये भी आप मोदी जी को वोट दे रहे हो, ले लो, ये 4 चैनल भी मिलेंगे जो बकवास कर रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि ये सारे उनकी चमचागिरी में उनका रेपुटेशन कितना खराब कर रहे हैं, है ना। उनको भी सोचना चाहिए और ये आम अमरूद वालों को इंटरव्यू देना बंद करना चाहिए उनको। जिसके पास सवाल नहीं है उसके साथ बिठा, उनके पास इतना समय है, इतना काम है कि आप बुला लें कि आओ जी इंटरव्यू करो, आप पूछ रहे आम कैसे खाते हैं, तो भाई जाओ यहाँ पे, तुम प्राइम मिनिस्टर के पास आए हो यार, तुम्हारे पास इतने सारे जरूरी सवाल है, इतना बड़ा देश है, आम कैसे। काफी लोग सोशल मीडिया पे ना सर, मैं उस वीडियो की अगर बात करूँ ना, उसके कमेंट्स अगर आप देखेंगे और जहाँ पे भी वो शेयर हुआ ना, लोग बोल रहे थे एक ही चीज कि सर रवीश जी को इंटरव्यू कब देंगे। तो आपको लगता होगा वो ये गलती नहीं करेंगे। ओह माय गॉड। ओके, ऑलराइट। सो आपने विलेंस की बात करी तो थोड़ा एक लाइट क्वेश्चन भी हो जाए सर। फेवरेट बुला लेंगे तो मैं करने जरूर जाएंगे भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब पूरा आदर है, ऐसा नहीं है। मैं आलोचना करता हूँ लेकिन ये नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। सर यहाँ ए पार्टी रेडी है, आप जब बोलेंगे आ जाएंगे। जब बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर है, क्यों नहीं जाएंगे। ओके सर, थोड़ा लाइटर क्वेश्चन। आपने विलेंस की बात करी, फेवरेट मूवी जो यानी दिल के काफी करीब हो, पुरानी नहीं। आजकल थोड़ा सिनेमा देखना कम हो गया है, पर अलग अलग समय में अलग अलग फिल्में अच्छी होती हैं। अभी आर्टिकल 15 देखी, वो बहुत अच्छी फिल्म लगी। आप मनोज वाजपेयी की फिल्में अलीगढ़ बहुत अच्छी लगी थी, है ना। अलग अलग समय में एक अभी फिल्म देखी है, जहाज़ में आ रहा था, वो उसका नाम शायद याद नहीं, ओनली मैन इन बर्लिन। एक आदमी है जिसका बेटा वो हिटलर का जर्मनी है, वो मर जाता है सेना में, और तब वो उसको होश आता है कि ये इतना सारा प्रोपेगेंडा फैला के उसके बेटे की जान गई। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करना शुरू करता है कि ये क्यों हो रहा है, ये वॉर ज़रूरी था क्या, ये था। तो कोई इतनी स्क्रीनिंग है, जैसे यहाँ भक्त टाइप के लोग नहीं होते जो घेरते रहते हैं चारों, वो उसी तरह का जर्मनी में भी है। गजब की फिल्म है। तो वो रोज़ एक पोस्ट कार्ड लिखता है और ग्लव्स पहन के लिखता है और अपनी राइटिंग बदल के लिखता है और सरकार की आलोचना करता है और कहीं कहीं पे छोड़ आता है, सीढ़ियों पे, बस स्टैंड पे एक पोस्ट कार्ड। तो धीरे धीरे उनके वो आईबी डिपार्टमेंट को मिलता जाता है, उन्हें कौन आदमी है जो इसको ये लिख रहा है, और वो भाग रहा है। तो एक ऑफिसर उसको पकड़ लेता है, लेकिन जब वो ऑफिसर उन सारे पोस्ट कार्ड को पढ़ता है तो वो बदल जाता है, और वो आदमी चिट्ठी लिखने वाला, वो भी आर्मी का ऑफिसर था, पकड़ा जाता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। लेकिन वो ऑफिसर क्या करता है कि उन चिट्ठियों को अपनी खिड़की से बाहर उड़ा देता है ताकि शहर में फैल जाएं वो चिट्ठियाँ और लोग पढ़ें, और ख़ुद को गोली मार लेता है।
तो आप ना सूचना को, बात को रोक नहीं सकते हैं दोनों तरफ से। ये याद रखना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन को रोक रहा है और अपने भीतर झूठ बोल रहा है, वो फट जाएगा अंदर से। तो ऐसी फिल्में हैं, मैं लोगों को कहता हूँ कि साउंड ऑफ म्यूज़िक देखनी चाहिए हर किसी को, बेहतरीन फिल्म है। ग्रेट डिक्टेटर देखनी चाहिए, शानदार फिल्म है ना। और इधर हाल फिलहाल की स्वदेश मुझे बहुत अच्छी लगती है शाहरुख खान की, और उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा। भाई हम सब इस मुल्क को बहुत चाहने वाले लोग हैं। हम अपने नज़रिए से चाहते हैं कि ये गुलदस्ता ऐसे दिखे और इसके फूलों की खुशबू हो जो ऐसी हो। बस इसी की लड़ाई है और कोई दूसरी लड़ाई नहीं। दैट्स अ लवली थॉट। रवीश जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपको ऑनलाइन क्रिटिसाइज करा जो भी करते हैं, कभी रियल लाइफ में मिले ये लोग? हाँ, मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप मोदी जी का विरोध छोड़ दो। मैं मोदी जी का तो कभी विरोध क्या करूँगा। मैं मोदी जी का कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी खड़ी की है मैं कुछ लिखता हूँ, उनके सरकार के 1000 पॉलिसियाँ आती हैं, अभी एक पॉलिसी पकड़ के मैं कुछ लिखता हूँ, मुझे लगता है कि ये जानकारी है, तो ये विरोध थोड़ी है। तो ये एक भाषा बन गई है लोगों के दिमाग में, ये समझ, और लगातार सोशल मीडिया पे वो मीम के ज़रिए मेरे बारे में सब चलाया जाता है, तो लोग भी ऐसा मानने लगे हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि मैं मोदी जी का विरोध जितना नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा मोदी जी मेरा विरोध करते हैं। वो कैसे करते हैं कि पूरी बीजेपी, सोचिए इतनी बड़ी पार्टी है, वो मेरे प्रोग्राम का बहिष्कार करती है। बताइए, अब मैं क्या कहूँ, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूँ, हो सकता है वो डरते हों कि यार बहिष्कार के नाम पे ही ना सोशल मीडिया के कवर में जाना नहीं है उधर रवीश के पास, वरना क्या सवाल पूछेगा और हालत ख़राब हो जाएगी। सोचिए इतने बड़े बड़े बब्बर शेर प्रवक्ता हैं उनके, हाँ, तो उनके वो ना नाम ही सुनते ही कहीं रोस्टर में मेरा नाम आ जाता होगा तो सब भाग जाता कि नहीं मेरा तो आज ही जाना है, वैष्णो देवी जाना है, आज तो मुझे मुंडन में जाना है। तो प्रवक्ताओं की हालत ऐसी हो जाती होगी। तो उससे अच्छा आए, क्योंकि वो पहले खुद मुझे फ़ोन करके आते थे और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सबसे जी। पता नहीं कैसे रहते होंगे मेरे बिना, मुझे बड़ी उनकी याद आती है। वो मेरे बड़े अच्छे से होते, सुबह शाम उनके प्रवक्ता फ़ोन करते थे और वो अच्छे ताल्लुकात थे सबसे दोस्त। मुझे लगता है वो मुझे बहुत मिस करते होंगे बीजेपी वाले कि यार ये क्या हो गया, मेरी पार्टी ने हाथ पांव बांध के उससे रोक दिया, मुझे उसके शो में जाने दो। नहीं तुम नहीं जा सकता, निकाल दूंगा तुम्हें, कांग्रेस में भेज दूंगा। तो बोला ठीक है यार, मन कांग्रेस में नहीं जाना आजकल, मुझे यहीं रहना, लेकिन मुझे उसके शो में जाने दो। अच्छा रवीश जी, आपको ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगा कि चलिए देखिए जब ट्रोलिंग होती है ना, तो बोलते हैं कि अगर इस पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फंड कर रही है, तो वहां से कभी रुपया आया नहीं? आज विपक्ष वालों को अपना फंड करने का तो पैसा नहीं है, मुझे क्या फंड करेंगे, है ना। 95% जो चंदा है वो बीजेपी को मिल रहा है, और जिसको 15% मिल रहा है वो अपनी पार्टी नहीं चला पा रहा है, मुझे फंड करेगा। ये कमाल है। ये लोगों को ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बात ये है कि बॉस, जर्नलिज्म को सेव कीजिए। जिस दिन अगर आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी ना, आप ख़त्म हो जाएंगे। जिसको आपने वोट दिया है, इससे ज़्यादा आप किसी नेता को कुछ नहीं दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा किसी नेता को कुछ भी नहीं देना चाहिए, चवन्नी नहीं देना चाहिए एक वोट से ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से हर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म होने दे रहे हैं उनके नाम पे और चुप हो रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। और इसलिए इस समाज को उन्नाव के केस में जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपने, हज़ारों लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, कितना अच्छा होता, उससे ज़्यादा लाखों लोग उन्नाव की पीड़िता के हक में निकलते, सड़कों पे निकलते। और मैं मुझे बहुत निराश हूँ सुप्रीम कोर्ट से, बहुत निराश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की जहाँ पर साल भर तक सुनवाई नहीं हुई। पूरा उसकी जांच करनी चाहिए थी कि क्या किसी साजिश के तहत वहाँ एक साल तक सुनवाई नहीं हुई, क्या किसी साजिश के तहत जज का तबादला किया गया, क्या कोर्ट इस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस सवाल पे आश्वस्त ना करे, लोगों को पूछते रहना चाहिए कि मुझे ये केस ट्रांसफर करना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। बाएं हाथ का खेल है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या है, जज साहब लिख के चल देंगे अपना, फिर वो केस अपना ट्रांसफ़र होता रहेगा और सबूत यहाँ आते रहेंगे। हमें उसे वही नहीं चाहिए। हमें इस सवाल का जवाब दीजिए, आप खोज के दीजिए कि एक साल तक वहाँ सुनवाई कैसे नहीं हुई उस स्पेशल कोर्ट में। ऑन दैट पॉइंट रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वी हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे लोग बहुत ओपिनिएटेड हैं, ऑनलाइन बहुत बाइपोलर है, लाइक एक तरफ है, एक तरफ है, और लड़ाई झगड़े तो होते हैं जो भी है। बाइपोलर नहीं है, सब वहाँ पोलर बियर हो गए, एक दूसरे से झगड़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। ये मन नहीं करना चाहिए लोगों को, अच्छा नहीं है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक, मैं कहता हूँ कि थोड़ा एंजॉय करें भाई, 10 साल से खुली पावर मिला है, थोड़ा हंसे खुशे लतीफ़े जोड़े हैं। ये हंसे में गालियाँ क्यों जोड़ रहे हैं, ये दुखी क्यों हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से शिकायत करूँगा कि आप अपने समर्थकों को कुछ दीजिए ताकि वो हंसते खेलते रहें, खेले कूदे, अपना मौज मस्ती करें। ये क्या दिन भर दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं फ्रस्ट्रेशन में। सर
रवि जी ये जो एक मैं तो बोलूँगा एक फेक कम्युनिटी, मैं भोपाल से हूँ, बचपन से हिंदुओं में भी रहा हूँ, मुस्लिमों में भी रहा हूँ, तो मुझे तो समझ, बिकॉज आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ना, जब मैं बड़े शहर दिल्ली बॉम्बे आया ना, तब मुझे लगा कि अच्छा ये भी कुछ ऐसा होता है, यानी कि अच्छा लोगों को घर नहीं मिलेगा क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो। ये सब मुझे बॉम्बे में जाके मालूम चला कि अच्छा ऐसा भी होता है यार, ये तो नया है। तो आपको क्या लगता है जो कम्युनलाइजेशन जैसा कि हो जाता है सोशल मीडिया पे, और उससे रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, आपको लगता है आगे चल के चीज़ें चेंज होंगी या फिर बदतर होंगी? लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर? चेंज नहीं होंगे। कम्युनलिज्म जो है ना, वो आपकी डेली थिंकिंग का हिस्सा बन जाए। ड्राइंग रूम में माँ बाप बैठ के मुसलमानों के बारे में बच्चों को सिखाने लगे और बच्चे अब बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है। But वो do you इतनी think there आसानी is- से नहीं जाएगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। उनकी बड़ी रैशनल क्लीनिंग करनी पड़ेगी, रैशनल तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा, बहुत उन्हें बॉन्डविटा देना पड़ेगा, रैशनल बॉन्डविटा, तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि भाई नफरत मत करो, मोहब्बत करो, अपना चलो अपने रास्ते से। वो वहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, जब मिल के झगड़ने की क्या ज़रूरत है? So you think कि एक्शन की ज़रूरत है, विदाउट एक्शन देयर इज नो पॉजिटिव आउटकम? नहीं, ऐसे सोचने से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, पूरे फैमिली उसको लेजिटिमाइज कर रही है। घरों में माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों के सामने मुसलमानों को लेके इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही माँ बाप फिर दूसरे कास्ट को लेके वही बात कर रहे होते हैं जो मुसलमानों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमें ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये बंद कीजिए दुकानदारी, इससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, है ना? इससे कोई रिजल्ट नहीं। हम सबको मिलके चलना चाहिए, और नहीं मिलके चल सकते तो आप नफरत मत पालो, उनको अपना अकेला चलना तो आप अपना अकेला चलो रास्ते में। लड़ाई झगड़ा का क्या करना है? तो इसका कोई तुक होना चाहिए। अजीब अजीब तरह का डर माइनॉरिटीज़ को लेकर बना दिया गया है कि वो आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, वो यही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। उनका भी हमारे बिना मन नहीं लगेगा। हाँ, सही बात है भाई, वो लोग तभी तो नहीं गए ना इस देश से, क्योंकि वो इस देश के हैं, वो कहीं और से नहीं आए, वो इसी देश के हैं। उनका मन नहीं लगेगा। वो भी जब अमेरिका जाते हैं तो वो मुसलमान भी उसी तरह से मिस करते हैं इंडिया को। वो दिन रात वो वतन करता रहता है कि मुझे वतन जाना, अपने मुल्क जाना है। आप उसको भी समझिए। हालांकि हिंदी सिनेमा में एनआरआई केवल हिंदू दिखाया जाता है, लेकिन एनआरआई मुसलमान भी होता है, दलित भी होता है। वो भी रोता है अपने गाँव के बारे में, सेम जिस तरह से जो कपूर फेम परिवार के लोग रोते हैं ना वहाँ पे जाके फरारी में बैठ के लंदन की सड़कों पे, उसी तरह से खान साहब के परिवार भी रोते हैं कि यार बरेली की याद आ रही है, सहारनपुर की याद आ रही है, बरेली के कबाब नहीं मिल रहे हैं। अच्छा लंदन में खोज रहे होते सर, एक बात बताइए, जब हेट मिलती है ऑनलाइन, और ये एक्चुअली मेरे लिए भी नया था, क्योंकि क्या होता है, मैं इंटरनेट यूज, हाँ मैं हैवी इंटरनेट यूज़र हूँ बचपन से, तो ये ना मुझे क्या लगता था कि यार ये क्या हो गया, है ना? तो आपको इनिशियली कुछ लगा कि यार बंद कर दूं? थोड़ा डर लगा? शुरू में बहुत घबराहट हुई, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। रात भर नींद नहीं आती। और वो देखिए, वो अननोन लोग नहीं थे, वो सारे नोन लोग थे। उनके पीछे सरकार के सपोर्टर थे, सपोर्टर के पीछे सरकार खड़ी थी। तो वो पूरा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। अब भले डील करना आ गया हो साइकोलॉजिकली, लेकिन एक लंबा समय निकल गया, मतलब कई महीने निकल गए उसको समझने में, और उससे निकलने तो काफ़ी एंग्जाइटी हुआ करती थी। ये बात नहीं है, बहुत समय गया, बहुत असर पड़ा उसका दिलो दिमाग पे, जहन पे। इतना भाई हम सब इंसान हैं, और छोटी छोटी बातों पे लोगों के दुख से इतनी तकलीफ हो जाती है। खुद पे इतना हमला करेंगे तो नहीं असर होगा ही। तो इनिशियली तो था बहुत ज़्यादा रात भर नींद नहीं आती थी। और फिर अल्टीमेटली कब लगा आपको कि यार ये सिर्फ ऑनलाइन ही है? बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, तो आपको उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और बहुत सारे लोग बदले भी। बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी कि वो इस तरह से गालियाँ देते थे, नहीं देना चाहते। ये खूबी है, कितना अच्छा है। मतलब कोई ऐसे किसी अनजान से माफ़ी मांगे, मतलब मुझे तो लगता है कि वो बहुत पवित्र आत्मा है। बेचारा भटक गया होगा, लेकिन अगर जब उसे रास्ते पे आया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने पत्र लिखा कि मैं पहले आपको गालियाँ दिया करता था, पर अब मुझे अफसोस होता है। कितनी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि शायद आपको ये नहीं मालूम, और शायद आपको मालूम चलेगा भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे मालूम है, जो मैंने देखी है, को लिखना, ये बताना कि मैं गाली देता था, मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग एक दिन बदलेंगे, लेकिन बहुत लंबा चलना पड़ेगा। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ रवीश जी को, शायद इन तक वो बात नहीं पहुँची होगी। एक तो एनडीटीवी के पार्किंग लॉट में एक बार मैं निकल रहा था, एनडीटीवी में टेक शो करता था मैं। अच्छा। तो एक ड्राइवर ने पकड़ लिया इन्हें कि रवीश जी मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब इनका ना मेरे ख्याल से आपका ब्रॉडकास्टिंग का भी टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत पोलाइटली बेचारे खड़े रहे, बात करते रहे, हाथ पकड़ के, नहीं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि यानी कि एक तो हम्बल है बहुत ही ज़्यादा। सर शायद आपको नहीं मालूम और इसीलिए आप तक पहुँच जाए ये बात। एक बार मैं दिल्ली की सड़क पर कार चला रहा हूँ,
और मेरे आगे एक ऑटो था और उस ऑटो पे आई एम सॉरी उस बंदे ने आपकी ना स्पेलिंग गलत लिखी थी, लेकिन उसने ये जरूर लिखा था NDTV और रवीश इज अ सुपरस्टार। यानी ये ऑटो वाले ने अपने ऑटो पे लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये ऑटो कहाँ पर है, एंड आप इसको सर डबल चेक करा सकते हैं, ये ऑटो है दिल्ली में। लिखा है, ये लोग आए थे दफ्तर मिलने के लिए, 4-5 ऑटो पे उन्होंने लिखा है। तो ये अच्छी बात है कि वो उस जर्नलिज्म के वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं नहीं भी कर पाता हूँ, दोनों को। ये बड़ी बात है। और ऑटो वाला अपने फैमिली के साथ आया था और मेरे लिए काफ़ी महंगी घड़ी ख़रीद कर लाए थे वो। मैंने कहा कि नहीं, आपकी कमाई का हिस्सा है। तो बोला कि हम जानते हैं कि ये हमारे महीने की कमाई का हिस्सा है। तो इतना आसान नहीं होता ना किसी को गिफ्ट देना। और वो तो उन्होंने कहा कि क्या आप पहनेंगे, तो मैं आमतौर पे लौटाना पसंद करता हूँ, पर वो घड़ी मैंने ली। और हाँ, मुझसे लौटाया नहीं गया कि इतने प्यार से लेकर आए थे, और अपनी घड़ी उतार दी और काफ़ी दिनों तक पहना मैं उस घड़ी को। अभी भी घड़ी पहनता हूँ, काफ़ी रेगुलर पहनता हूँ। Brilliant. No, that was Ravish Kumar on Red FM, sir. It was pleasure meeting you, sir.